जो हमारी पहली खबर है, ये ये सिंचाई सिंचाई पद्धति के पद्धति के ऊपर, ऊपर, इसका इसका नाम है नाम है कारेज। हिंदी में हिंदी में इसको इसको कहते हैं कहते हैं कारेज। कारेज। आप आप लोगों ने लोगों ने कई कई सारी सारी सिंचाई सिंचाई पद्धति पद्धति देखी देखी होगी। होगी। सिंचाई सिंचाई मेथड, एक एक मेथड ये मेथड है कि ये है कि हमने हमने सीधे सीधे पानी पानी खेतों खेतों में में डाल डाल दिया। दिया। एक एक मेथड ये मेथड है ये कि है कि हमने हमने टपक टपक यानी यानी ड्रिप ड्रिप इरिगेशन से इरिगेशन से पानी पानी डाला। डाला। एक एक मेथड ये मेथड ये है है कि कि हमने हमने फुहारे फुहारे लगा लगा दिए, दिए जिसे जिसे स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर कहते हैं। कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और और खेती के खेती लिए के लिए पानी के पानी के लिए, लिए, खेती में खेती में अगर अगर आपको आपको पानी पानी चाहिए चाहिए तो तो आप आप या या कुएं कुएं से से पानी ले पानी ले सकते सकते हैं, हैं, या या नदियों नदियों से से ले ले सकते सकते हैं, हैं, मॉनसून मॉनसून से ले ले सकते सकते हैं। हैं। अलग 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 सोर्सेस सोर्सेस हैं। हैं। मेरी मेरी आवाज आवाज क्लियर क्लियर नहीं है नहीं है क्या? क्या? रिप्लाई रिप्लाई करो। करो। जी सर। क्लियर है सर। मेरी मेरी आवाज आवाज क्लियर आ क्लियर आ रही कि रही कि नहीं आ नहीं आ रही? रही? यस। कोई भी कोई भी बंदा बंदा चैट में चैट में रिप्लाई रिप्लाई कर कर दे दे क्या क्या है, है, आ आ रही रही है। है ना? हमारा हमारा देश देश कृषि कृषि प्रधान प्रधान देश है, देश है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेस्ड बेस्ड इकोनॉमी इकोनॉमी है। है। तो तो हमें हमें आपको तो आपको तो पता पता होना होना चाहिए, और चाहिए, और बहुत बहुत सारे सारे ऐसे ऐसे लोग लोग होंगे होंगे जो जो किसानी किसानी होंगे, होंगे, किसान किसान के घर के घर के बच्चे बच्चे होंगे होंगे आप आप लोग। लोग। तो तो आप आप लोगों को लोगों को पता है पता कि है कि सिंचाई की सिंचाई की क्या क्या अहमियत अहमियत है। है। लेकिन लेकिन आपकी आपकी जमीन जो जमीन है, जो है, आपका आपका भारत जो भारत है, जो वो है, वो तो तो बहुत बहुत ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड है। गाना भी गाना भी बना है, बनाए मेरे मेरे देश की देश की धरती धरती, सोना सोना उगले 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 हीरे हीरे मोती। मोती। लेकिन लेकिन दुनिया दुनिया के के सब सब देशों के देशों के साथ साथ ऐसा ऐसा नहीं है नहीं कि है कि वहाँ वहाँ बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ वहाँ बहुत बहुत पानी पानी मिलता है। गिरता है, वहाँ की वहाँ की जमीन जो जमीन जो है, है। कि वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो मॉनसून है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा ही एक देश है, उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि पूरा माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ों वाला क्षेत्र है वहाँ पे। तो वहाँ समतल जमीन नहीं है, मतलब वहाँ पे इस तरह छोटे बड़े बहुत सारे पहाड़ हैं। और वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा नहीं होती। अब बारिश ज़्यादा नहीं होती तो पानी तो चाहिए भाई, बिन पानी सब सून। तो इन लोगों ने एक पद्धति निकाली जिसका नाम था कार्य सिस्टम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान में ऐसा दिक्कत है, उसके ऊपर तजाकिस्तान चले जाइए, या फिर उसके ऊपर कजाकिस्तान चले जाइए, या जितना भी सेंट्रल एशिया रीजन है, वो पूरा पहाड़ों में घिरा हुआ है, पहाड़ों में बसा हुआ है। हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ में नहीं है, लेकिन ऐसी समतल जमीन में नहीं है, इंदौर भोपाल जैसे। तो वहां पे और मानसून भी इतना अच्छा नहीं है कि बहुत सारा बारिश होती है, और पानी की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों ने एक पद्धति निकाली। असल में ये जो पद्धति है, सबसे पहले पर्शिया के लोगों ने ढूंढी थी। पर्शिया मतलब आज का ईरान, ईरान से पद्धति निकाली गई थी। इस मैप को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ये कार्य सिस्टम काम कैसे करता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये जो जमीन दिख रही है आपको, ऐसा समझ में आ रहा है कि जो जमीन है ना, ये जमीन कैसी है? ये जैसे ये हम ऊंचाई में खड़े हैं, तो ऊंचाई से ढलान की ओर आ रहे हैं, यानी स्लोप में हमें। ठीक है, ये जमीन आपको ऐसी दिख रही है कि ये ऊंचा है, ऊंचे से हम नीचे की ओर आ रहे हैं। तो इस जमीन में क्या करते हैं, ढाल में इस तरह कुएं बनाते हैं। ये जो छेद है ना, ये ऐसे में कुएं हैं। और ये कुओं की अच्छी खासी गहराई होती है, अच्छी खासी गहराई होती है। कहाँ तक गहराई होती है? देखो, ये इनका वाटर लेवल है। इनको पता रहता है मेरा जमीन के अंदर पानी कहाँ पे, और पानी भी ढाल की ढाल यानी ग्रेविटी जहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण जहाँ है, उधर की ओर जा रहा है, ऊंचाई से नीचाई की ओर जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, वैसे ये जो पद्धति है ना, ये 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी है। ये पर्शिया में इस पद्धति का जन्म हुआ था। तो ये देखिए, ये पानी है, वाटर लेवल है। इस पानी में इन लोगों ने यहाँ पे छेद किया, और ये पानी यहाँ पे आ गया। ऊपर से इन लोगों ने कुएं बनाए लंबे लंबे, इस कुओं का लेवल इस पानी में कर दिया। तो हो क्या रहा है, जब भी बारिश होती है तो इस कुएं में पानी पड़ता है, और तो सीधे पहुंच जाता है वाटर लेवल में। और ये जो इन्होंने नहर बनाई है, इस नहर को इन्होंने आगे खोल दिया है, और ये नहर धीमे धीमे खेतों में जा रही है, और जहां पानी देना है वहां पानी दे रही है। बाद में ये पानी दी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो वापस जमीन में चला गया, और फिर यहाँ पे मिल गया वो पानी। फिर घूम के आया, फिर ऊपर गया, फिर मिला, फिर घूम के आया, फिर ऊपर गया, फिर मिला। इसमें क्या है, ना कोई मोटर लग रही, ना कोई बिजली लग रहा, ना कुछ लग रहा है। वाटर लेवल मेंटेन है। वाटर लेवल से हम पानी उठा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। और ये जो पानी है, ये सीधे सूरज के एक्सपोजर में नहीं आया, तो इवेपोरेशन बहुत कम हुआ, इसका वाष्पीकरण बहुत हुआ, तो ये पानी बच जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे कहते हैं कारेज सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, जब आप इस जमीन से गुजरेंगे, तो आपको बस ऊंचे एक यहाँ पे बहुत सारे एक लाइन से कुएं दिखेंगे। आप कुएं के अंदर देखेंगे तो बहुत नीचे, कुएं के बहुत नीचे आपको पानी बहता हुआ मिलेगा। भाई, एक तो हमारे घर का कुआं है,
जो आप देखो तो उसका पानी बहता नहीं, बिल्कुल ऐसे ठहरा है, ये तो नॉर्मल कुआं है। लेकिन यहाँ पे कुएं के नीचे आप देखोगे तो आपको लगेगा पानी बह रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये इधर से वाटर लेवल से आ रहा है, इधर से गुजर रहा है, फिर इधर से कई सारी छोटी छोटी सुरंगें बनाते हैं, टनल बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, छोटी छोटी नहरें, कोई बड़ी ऐसी बड़ी नहरें नहीं, मुश्किल से 5 फीट 4 फीट की नहरें बनाते हैं, उस नहर से पानी फोड़ते हैं और फिर ये खेतों में जाता है पानी। और खेत भी इनकी ऊंचाई में ही होते हैं, मतलब समतल जमीन तो है नहीं, प्लेन एरिया तो है नहीं इनके पास, सब पहाड़ वहाड़ में बसा हुआ है इनका। और यहाँ से ये सिंचाई करके जो पानी बचा हुआ है वापस वाटर टेबल में आ जाता है। इस तकनीक में किसने हमारा साथ दिया? ग्रेविटी ने साथ दिया, गुरुत्वाकर्षण ने हमारा साथ दिया, क्योंकि हम ढलान में बैठे थे, हम समतल जमीन में तो है नहीं, हम ऊंचाई में है, मतलब पहाड़ों वाले एरिया में है, माउंटेन्स वाले एरिया में है। और जो भी आपका अफगानिस्तान बेल्ट है, पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, उसके ऊपर चाहे ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर जाए तो ईरान, इराक, यहाँ सब जगह ये पद्धति यूज होती है, कार्य सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और इससे सबसे इसके क्या क्या फायदे हैं? पहला चीज तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से पानी का मूवमेंट होता है, कोई बिजली पानी पंप लगाना नहीं पड़ता कि पानी खींचने के लिए। दूसरा, जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, मैं वाष्पीकरण लिख देता हूँ, वाष्पीकरण कम सबसे कम होता है, कम से कम होता है। अब भाई खुले खेत में आप पानी लगा देंगे, धूप पड़ेगी फटाक से तो वो उड़ जाएगा पानी, लेकिन यहाँ पानी तो छोटी छोटी नहरों के रूप से आ रहा है और बाकी पानी तो जमीन के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना कनात, कनात मतलब होता है पानी, कनात मतलब होता है पानी, पर्शियन लैंग्वेज में कनात मतलब होता है पानी। ठीक है, तो ये कनात आउटलेट लिखा है, इसका मतलब देखिए पानी जमीन के अंदर से बहता बहता है, यहाँ पे बाहर निकला और यहाँ पे सिंचाई करके वापस भाग गया। क्लियर हो रहा है ये मैप? रिप्लाई करो। यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये कभी अगर सवाल आ जाए या कभी कोई पूछे कि भाई हमारे जो पहाड़ी रीजन है वहां पे हम कैसे सिंचाई करें, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कार्य सिस्टम का। अब न्यूज में इसलिए फ्लैश हुआ क्योंकि कार्य सिस्टम के लगभग 10,000 कारेज, ये सिस्टम है पूरा पूरा कि बहुत सारे कुएं बने हैं और एक पूरे एरिया में हो रहा है, लगभग 10,000 कारेज जो है वो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। और वहां तालिबान आ गया और तालिबान की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि वो इसको खराब कर देगा, क्योंकि तालिबान बड़ा पगला है। तालिबान पागल इसलिए है कि भाई इससे सिंचाई हो रही, सिंचाई होगी तो सिंचाई से समृद्धि आएगी, लोग पैसा कमाएंगे, लोग समृद्ध बनेंगे, और तालिबान ये सब कुछ चाहता ही नहीं है। तो अब ये न्यूज में आ गया है कि जो अफगानिस्तान का इतना बड़ा नेटवर्क है कार्य सिस्टम का, कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं ये खराब ना हो जाए, तालिबान इसको खराब ना कर दे, इसलिए न्यूज आई थी, इसलिए न्यूज आई थी। तो मैंने आपको समझा दिया। हमारे देश में भी जो पर्शिया के राजा हैं या पर्शिया के से डिसेंडेंट जो हैं, पर्शिया मतलब आज का ईरान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, भाई अल्टीमेटली ईरान मतलब मुस्लिम कंट्री, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो शासक रहे, रूलर रहे, जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है कर्नाटका का, जिसे हम कहते हैं बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो उसके एक राजा थे, इनका नाम याद मत रखो, बस ये जानो कि हमारे देश में गुलबर्गा में, मतलब गुलबर्गा नाम की जो जगह है कर्नाटक में, वहां पे आपको कार्य सिस्टम देखने को मिलेगा, कार्य सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर कभी बुरहानपुर में आप गए हो और वहां पे जो किला है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बुरहानपुर का किला, वो देखा हो अगर, वीरगढ़ या का फिर किला। दिल्ली कभी गए हो लाल किला देखा हो, या फिर आगरा का जो किला है वो देखा हो, या कभी ताजमहल देखा हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको इलाके दिखेंगे जहाँ पे ठेठ गर्मी में चले जाओ तो भी वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। और खासकर मुगलों ने जो अपने किले बनवाए थे ना, वहाँ पे हर एक कमरे में, हर एक हवेली में उन्होंने पानी का फ्लो चलवाया था कि पानी गुजरता रहेगा। यानी मान लीजिए ये इनका कमरा है, उसी कमरे के नीचे, फर्श के नीचे पानी गुजर रहा है, तो बिल्कुल गर्मी हो, 50 डिग्री का तापमान हो, तो भी उनका कमरा एसी जैसे रहता था, क्योंकि ये पानी मूवमेंट कर रहा था। पूरा पानी, पूरे पूरे महल में पूरा पानी घुमा देते थे। आप लोगों ने शायद देखा हो, शायद देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन देखना कभी जाके। ये सारा सिस्टम कार्य सिस्टम से इंस्पायर था कि जहां जहां ढाल है वहां वहां पानी घुमाते रहो, ना कोई बिजली, ना कोई पानी, ना कोई मोटर। और पानी अगर मेरे महल में घूमता रहेगा, भाई ठंड के मौसम में पानी नहीं घुमा रहे हैं क्योंकि भाई ठंड के मौसम में वैसे ठंडी है, लेकिन गर्मी के मौसम में पूरे महल में पानी घुमा रहे हैं, कहीं जमीन के अंदर से जा रहा है, कहीं छत के ऊपर से पानी जा रहा है, तो उनका पूरा महल, उनका पूरा किला जो है वो ठंडा रहता था। किसी ने देखा है क्या ऐसा कुछ? रिप्लाई करे। यस सर। ठीक है, यस तो सर। आप कभी भी जाना मुगलों द्वारा बनाया गया किसी भी किले में तो एक बार गौर करना, असरगढ़ का किला। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है।
और तालिबान की कहानी तो पता ही है ना। ये पश्तून क्रिसेंट की, क्रिसेंट मतलब होता है आधा चांद, ये इस तरह का जो चांद होता है ना, जो शुरुआत का चांद होता है उसे कहते हैं क्रिसेंट। पश्तून क्रिसेंट क्यों शब्द आया यहाँ पे कि भाई जो पश्तून क्रिसेंट वाले लोग हैं वहां पे इसकी ज्यादा संभावना है। अगर मैं ऐसे बना दूं पाकिस्तान, ये मान लो बन गया पाकिस्तान और ये बन गया अफगानिस्तान, तो मैंने जब आपको बताया था तालिबान की हिस्ट्री, तो मैंने बताया था जो पश्तून वाला एरिया है वो आधा अफगानिस्तान में, आधा पाकिस्तान में, और जो तालिबान है ना वो पश्तून है। तालिबान क्या है? पश्तून है, मतलब पश्तून ट्राइब के लोग हैं ये। तो ये जो पूरा इलाका है ये इस तरह आधे चांद के रूप में दिखता है, आधे चांद के रूप में। और यहाँ पे लगभग 10,000 कॉलेज बने, सिस्टम बने हुए हैं। और हमें ये डाउट है, हमें अंदेशा है कि कहीं तालिबान इन कॉलेज सिस्टम को खराब ना कर दे। खराब कैसे करेगा? कुएं को तोड़ देगा, जो मैंने लगातार कुएं बनाए थे उनको तोड़ देगा तो बात खत्म हो जाएगी, कार्य खराब हो जाएगी। तो ये न्यूज में आ गया कहीं की, क्योंकि इसकी वजह से पूरा अफगानिस्तान को बहुत अच्छा पानी मिलता है। उनके यहाँ बहुत सारा वाटर लेवल मेंटेन रहता है, बारिश ना होने के बावजूद भी सूखा नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है कि जब सोवियत घुसा था 1979 में, तब भी उसने बहुत सारे कार्य खराब किए थे, और तालिबान ने भी अपने समय में बहुत सारे कार्य सिस्टम खराब किए। इसलिए ऐसा अंदेशा है कहीं ये फिर से ऐसा ना कर दे। ठीक है, तो आपको क्या उठाना है इससे, कार्य सिस्टम क्या होता है, और हम अगर अपने देश के पहाड़ी इलाकों में इसका उपयोग करें कार्य सिस्टम का, जैसे लद्दाख वाला पूरा इलाका है वहां यूज करें, तो हम जो फूड और जो वाटर स्कैरसिटी है, जो पानी की दिक्कत है पहाड़ी इलाकों में, उसको हम दूर कर सकते हैं। अगली न्यूज पे चलते, सोन चिरैया। सोन चिरैया फिल्म भी थी शायद, उसकी क्या नाम था हीरो जो चला गया, खैर इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, उसकी फिल्म भी थी सोन चिरैया। लेकिन सरकार ने एक सोन चिरैया नाम से एक ब्रांड बनाया है। ब्रांड तो आप लोग जानते होंगे, जैसे टाटा एक ब्रांड है, हुंडई एक ब्रांड है, फास्ट ट्रैक ब्रांड है, एप्पल, नेस्ले सब ब्रांड है। तो भारत सरकार ने सोन चिरैया नाम से ब्रांड बनाया। तो सोन चिरैया ब्रांड क्या बेचता है? तो हमारे पास जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी स्वयं सहायता समूह, वो जो कुछ भी बनाएंगे, भाई स्वयं सहायता समूह क्या है आप लोग जानते हैं, कम से कम 10, अधिक से अधिक 20 लोग मिलकर कोई काम करेंगे, बेसिकली महिलाएं कुछ काम करेंगी, तो उसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं, और वो अपने अपने हुनर के हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। तो हमारी जो मंत्रालय, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है, उसने अपना एक पूरा ब्रांड नेम बनाया, उसका नाम है सोन चिरैया। तो सोन चिरैया क्या है? एक ब्रांड नेम है। जिस तरह आपके पास ब्रांड नेम है, ठीक है, आपके पास अलग अलग चीजें हैं ब्रांड नेम की, वैसे ये हमारी जो सरकारी मंत्रालय है उसने अपना ब्रांड नेम बनाया। और ब्रांड नेम में क्या बेचेगा? ये स्वयं सहायता समूह जो है, ये जो भी चीज बनाएंगे, भाई अलग अलग तरह के स्वयं सहायता समूह है। कोई एग्रीकल्चर मंत्रालय के अधीन काम कर रहा, कोई डेयरी मंत्रालय के अधीन काम कर रहा, कोई स्टील मंत्रालय के अधीन काम कर रहा, जिसका जैसा काम वैसे मंत्रालय से एफिलिएटेड है वो। तो जो स्वयं सहायता समूह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधीन काम करते हैं और वो कुछ उत्पाद बनाते हैं, तो उन उत्पादों का किस नाम से बेचा जाएगा कि सोन चिरैया ब्रांड है ये। यहाँ तक की बात क्लियर है? रिप्लाई करो। यस सर। सर, यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि भाई ये सोन चिरैया, ठीक है भाई, कुछ भी उत्पाद बनेगा, जैसे बोला ना ब्रांड एंड लोगो, कुछ भी उत्पाद बनेगा स्वयं सहायता समूह का, जब उसकी पैकिंग होगी तो उसके ऊपर लिखा रहेगा ये सोन चिरैया ब्रांड का है। ठीक, समझ में आ गया। अब सवाल ये कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, ये अपने मन से कोई भी चीज बनाएंगे कि इनको कोई सहायता भी करेगा? क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है? तो हाँ, योजना है। एक योजना है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हमने NRLM पढ़ा था, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और उसी क्लास में मैंने बोला था एक शहरी के लिए भी ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है। तो शहरी मतलब अर्बन। तो जो शहरों में लोग हैं और जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, और जो जिनको मान्यता देता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो कुछ भी उत्पाद बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ हूँ, शहर में रहता हूँ इंदौर में, और हम लोग पर्स बनाते हैं मान लीजिए, या हम लोग बेल्ट बनाते हैं, या हम लोग मोबाइल का कवर बनाते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं। तो जब हमारा मोबाइल का कवर या बेल्ट या पर्स बिकेगा तो वो किस ब्रांड से बिकेगा? सोन चिरैया ब्रांड से बिकेगा। ठीक, ये किया गया है, ये है न्यूज।
यहाँ तक की बातें क्लियर है तो अप्लाई करो। यस सर। जी सर। अच्छा, अब भाई मैंने बोला कि भाई मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इससे मैं संबंध हूँ। मुझे इन लोगों ने ट्रेनिंग दी है, मुझे इन लोगों ने पैसा दिया है, बैंक से लोन भी दिलवाया है। और जो एक मिशन चल रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, उसके तहत हमारा सब काम धाम होता है। बढ़िया। और हम पर्स बनाते हैं, हम जेंट्स पर्स बनाते हैं। ठीक, अब जेंट्स पर्स तो मान लीजिए मैंने पर्स बनाया, यानी हमारे स्वयं सहायता समूह ने पर्स बनाया, तो पर्स तो दो तरीके से बिक सकते हैं, ऑनलाइन भी बिक सकते हैं और ऑफलाइन भी बिक सकते हैं। या तो मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं रोड में तो बिक जाए, या तो ऑनलाइन बिक जाए। तो ऑनलाइन भी अगर बिकेगा, ऑनलाइन भी बिकेगा तो सरकार ही बिकवाएगी, जो मंत्रालय है वो बिकवाएगा। और ऑनलाइन के लिए तो मैंने बोला है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है, GEM। तो एक हमने प्लेटफॉर्म देखा था GEM, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये सरकारी प्लेटफॉर्म है, यानी सरकार का फ्लिपकार्ट या अमेजन है। तो जितने भी सरकार के पास तरीके हैं ऑनलाइन बिकवाने के, तो ऑनलाइन बिकवाएगी, ऑफलाइन बिकवाना है तो ऑफलाइन बिकवाएगी। प्रदर्शनी लगती है बहुत सारी। सर किसी का माइक ऑन है? किसी का ऑन नहीं है, मेरा ही माइक ऑन है। नो सर, अभी था पर बंद हो गया। ठीक है, तो सरकार इनको बिकवाएगी। मोटे तौर पे आपको क्या लेके जाना है इस न्यूज से कि सोन चिड़ैया क्या है? सोन चिड़ैया कोई चिड़िया का नाम नहीं है। ठीक है, वैसे सोन चिड़ैया एक चिड़िया होती है, और ग्वालियर में एक अभ्यारण्य है घाटी गांव नाम का, वहां पे हम सोन चिड़ैया को बचाते भी हैं। गौरैया जैसी होती है सोन चिड़ैया, उसको हम बचाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोन चिड़ैया जो है एक योजना है, एक इनिशिएटिव है, जिसमें जो स्वयं सहायता समूह है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से एफिलिएटेड है, उनके जो भी उत्पाद रहेंगे वो सोन चिड़ैया ब्रांड के नाम से बिकेंगे, और सरकार उनको बिकवाएगी भी। भारत में भी बिकवाएगी, अमेरिका में भी बिकवाएगी, वो सरकार करेगी। ये है न्यूज। क्लियर हो गई? रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। जी सर। यस। अगली न्यूज पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोशिश मैं करूंगा कि मैं आपको समझा दूं। हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स पानी है, H2O। इसमें से H2 निकाल दूं, ये H जो है हाइड्रोजन है, और इसको हम पानी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस। हमें मालूम चला कि भैया इस जमीन के अंदर क्या है, नेचुरल। हमें पता चला इसके अंदर क्रूड ऑयल है। मान लो ये जमीन है, हमने इसकी खुदाई की, हमने यहाँ से पाइप डाला, तो सबसे पहले हमें यहाँ से गैस मिलती है। सबसे पहले हमें यहाँ से गैस मिलती है, उस गैस को हम कहते हैं प्राकृतिक गैस। गैस मिलती है CNG, इसी को कंप्रेस कर दिया तो CNG बन गई। उसके बाद हमें यहाँ पे गाढ़ा चिपचिपा लिसलिसा तरल पदार्थ मिलता है, बिल्कुल गाढ़ा, बिल्कुल काला। इसको हम कहते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल, या इंग्लिश में कहते हैं क्रूड ऑयल। इसको फिर हम लेके जाते हैं रिफाइनरी में। रिफाइनरी में, नाम ही रिफाइनरी, रिफाइन करेगा। और रिफाइनरी में फिर हमें अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। जैसे हमें मिलता है पेट्रोल, इसी से हमें मिलता है डीजल, इसी से हमें मिलता है गैसोलीन, इसी से हमें मिलता है इथेनॉल, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन हमारे साथ विडंबना ये, पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि मेरे देश में ऐसे भंडार ही नहीं है, और जो है उसमें खत्म हो रहा है। भाई असम के बोगई गांव में, दिग्बोई में है कच्चे तेल के कुएं हैं, लेकिन कब तक निकालोगे भाई? और इस देश में डिमांड आपकी 100 लीटर की है, और आपके देश में निकल रहा 2 ही लीटर, तो 98 लीटर तो आपको बाहर से मंगाना है ना। तो सरकार ने बोला था कि भाई OELP शुरू कर दे, जो हमने पिछली क्लास में देखा। क्योंकि हमारे देश में हम सबसे ज्यादा पैसा कच्चे तेल में देते हैं, यानी हम कमाते, जहां से भी हम कमाते हैं सबसे ज्यादा गवाते हैं हम किसमें? कच्चे तेल में सबसे ज्यादा गवाते हैं। गवाना मतलब हमें पेमेंट करना पड़ता है।
तो सरकार ने बोला क्यों ना हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर दे। ब्लेंडिंग मैंने बताया था पहले, कल की क्लास में बताया था कि मैंने जो इथेनॉल है उसकी ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य रखा गया। पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग करेंगे 2022 तक, और डीजल में 10% ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक। तो ब्लेंडिंग आप लोगों को पता ही होगा। अभी की जो न्यूज़ है वो ये है कि क्यों ना हम नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस आपको पता है प्राकृतिक गैस क्या है, कैसी है, इसी में सी लगा दूंगा तो सीएनजी हो जाएगी, उससे गाड़ी उड़ी चलती, बस भी चलती है। तो सरकार का कहना है क्यों ना हम नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिला दें। इससे क्या होगा, जो कल मैंने फंडा बताया था कि अगर मान लो आप 1 लीटर पेट्रोल लेने गए तो 1000 लीटर का 1 लीटर होता है, 1000 ml का 1 लीटर होता है, तो उसमें से 900 ml ही आपको पेट्रोल होगा, 100 ml आपका इथेनॉल होगा, यानी आपने उसमें कुछ मिलाया है। तो सरकार कहती है भाई नेचुरल गैस की भी तो बहुत ज्यादा डिमांड है, सीएनजी में इसका यूज होता है, बहुत सारी चीजों में और यूज होता है इस नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का, क्यों ना हम इसमें हाइड्रोजन मिला दें। तो सवाल ये है कि साहब हाइड्रोजन मिला तो आप दोगे, अच्छी बात है, क्योंकि नेचुरल गैस भी हमें खरीदनी पड़ती है, हाइड्रोजन मिला तो दोगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है यानी H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस रूप में धरती में मिलता ही नहीं है। हाइड्रोजन सिंगल अणु, सिंगल अणु के रूप में धरती में नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है इसका मतलब आप पानी के रूप में हाइड्रोजन पकड़ लो, बहुत सारा हाइड्रोजन है, लेकिन इससे जब H2 अलग करोगे ना तो उसके लिए लगेगा आपको बहुत सारी ऊर्जा लगेगी। इसको अलग करने में आपकी बहुत सारी क्या लगेगी, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब ये नहीं कि मेहनत लगेगी कि ये कोई कपड़ा है, कि कोई पन्नी है, कोई पत्थर है, इसको हम तोड़ देंगे। इसको अलग करने के लिए आपको केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, और उसमें आपके लगा का एनर्जी, और एनर्जी जो है मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, जब भी मैं एनर्जी कहूं तो इसका मतलब आप ऊष्मा समझिए। ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट। सिंपल सा फंडा है। मुझे घर की गैस चालू करनी है तो या तो मैं लाइटर का उपयोग करूंगा या तो मैं माचिस का उपयोग करूंगा। तो अगर माचिस का उपयोग किया तो मैंने लकड़ी जलाई, यानी भाई लकड़ी तो है उसमें, मतलब वुड है। और अगर लाइटर का उपयोग किया तो भी मैंने उसमें एक तरह से फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन का उपयोग किया, और उसी से हीट आई। और जब मैंने अपनी गैस चालू की तो जब गैस चालू हुई तो गैस जल क्यों रही, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है, यानी पेट्रोलियम गैस है मेरे सिलेंडर में, इसलिए जल रही है। और तभी मुझे हीट मिलेगी, तभी मुझे ऊष्मा मिलेगी। फिर उस गर्मी से, उस हीट से चाहे मैं रोटी पकाऊं चाहे अपना हाथ जलाऊं। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही, रिप्लाई करो। यस सर। जी सर। तो सरकार का कहना है क्यों ना हम हाइड्रोजन मिलाते, लेकिन हाइड्रोजन मैंने बोला कि सिंगल अणु के रूप में इस धरती में मिलता ही नहीं है। तो जिस भी रूप में है उसको अगर सिंपल हाइड्रोजन के रूप में लाना है तो आपको बहुत सारी हीट यूज करनी पड़ेगी। हीट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। और एनर्जी का आप कैसे पाते हो, एनर्जी आप कैसे पाते हो, आज मेरे देश में जो भी एनर्जी हम पा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा शेयर किसका है, कोयला। यानी कोयला को हम हिंदी में कहते हैं थर्मल, थर्मल से पाते हैं, कोयला जलाते हैं तभी बिजली बनती है। और ये जो कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोई मुझे बताएगा एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। सर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जो इसका शब्द है ना थर्मल, थर्मल मतलब कोयला, क्योंकि कोयला जला के ही, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, है ना, कोयला जला के ही आप बिजली बनाते हैं। और ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। किस क्षेत्र में कंपनी है, जो बिजली बनाती है। लेकिन ये बिजली कैसे बनाती, कोयले से, और कोयले से बिजली बनाती मतलब क्या होता होगा, प्रदूषण होता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और प्रदूषण हो रहा मतलब हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा, हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। और ये सब जो हम खेल कर रहे हैं कि नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिला रहे हैं, अल्टीमेटली प्रदूषण बचाने के लिए तो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि सरकार ने कह तो दिया मुंह उठा के क्यों ना हाइड्रोजन को हम ब्लेंड कर ले, लेकिन मैं अभी तक ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन सिंगल अणु के रूप में मिलता ही नहीं है। और अगर हाइड्रोजन को सिंगल अणु के रूप में निकालना है तो आपको लगेगी ऊष्मा या हीट, और हीट पाओगे कैसे, किसी ना किसी रूप में तो आप ऊर्जा का उपयोग करोगे। अब अगर ऊर्जा का उपयोग किसी भी रूप में करोगे, मालूम चला कि आपने जो हीट हीट यूज की वो कोयले से बनी थी, तो कोयले से बनी थी तो फिर तो जैसे कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। भाई कोयले से बनी हुई बिजली से तुम हाइड्रोजन निकाल रहे हो, कहने को तुम साफ ईंधन यूज कर रहे हो, लेकिन तुमने जिस माध्यम का उपयोग किया वो तो प्रदूषण फैला रहा है ना। तो सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है कि भाई हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन फ्रीली तो धरती में मिलता ही नहीं है, हाइड्रोजन फ्रीली तो धरती में मिलता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन पाने के जो तरीके होते हैं, हाइड्रोजन के पाने के जो तरीके होते हैं, उस हिसाब से हमने हाइड्रोजन के अलग अलग नाम दिए। ये ध्यान से सुनना। ये तो समझ में आ गया कि हमें सिंगल अणु चाहिए हाइड्रोजन का, जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ऊष्मा या एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब अगर हमने जो ऊर्जा यूज की वो फॉसिल फ्यूल से बनी थी, जो हमने ऊर्जा यूज की, फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, जो जमीन के अंदर मिले, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब। अगर आपने इन सब का उपयोग करके हाइड्रोजन बनाया है तो उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, ग्रे हाइड्रोजन। क्योंकि तुमने बनाया तो साफ हाइड्रोजन, इस टर्म्ड एज क्लीन फ्यूल, साफ ईंधन कहा जाता है। जैसे मेरे ख्याल से अभी टोयोटा कंपनी शायद 4 महीने पहले कार लॉन्च की है जो हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। लेकिन सवाल ये कि आप जो हाइड्रोजन बना रहे हैं साहब, वो तो कोयले से ही बना रहे हैं, तो फिर किस बात का क्लीन ईंधन, किस बात का साफ ईंधन। खैर, लेकिन उसने लॉन्चिंग की है, अभी कमर्शियली नहीं आई है, लेकिन उसने दिल्ली में उसका टेस्टिंग किया था, बताया था, खूब चला था कि हाँ भाई हाइड्रोजन से कार चलेगी। और हाइड्रोजन से कार चलेगी ना तो धुआं नहीं होगा, सिर्फ पानी निकलेगा, पानी, सिर्फ पानी निकलेगा। खैर, तो अगर हमने हाइड्रोजन पैदा किया लेकिन हमने उपयोग किया जीवाश्म ईंधन, तो उस हाइड्रोजन को कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। ये शब्दावलियां ही याद करनी है आप, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक, तो ग्रे हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, जिसको पैदा करने के लिए हमने जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया, तो इसे कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, अगली बात, अगली मेथड देखते हैं। अगर हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए हमने जीवाश्म ईंधन तो यूज किया, यानी हमने कोयला, पेट्रोल, डीजल यूज किया, लेकिन जो अब भाई हमने कोयला जलाया तो कार्बन निकलेगा, लेकिन जो कार्बन निकला हमने उसको कैप्चर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने हाइड्रोजन बनाने के लिए कोयला जलाया, कोयले से हाइड्रोजन तो बन गया भाई, अल्टीमेटली हमें ऊर्जा, हीट तो चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि 500 ग्राम कार्बन निकला और हमने 500 ग्राम कार्बन को सोखने के लिए 4 पेड़ पहले से लगा के रखे थे, वो 4 पेड़ ने 500 ग्राम कार्बन सोख लिया। इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा कार्बन हुआ वो सोख लिया गया, मतलब हमारे पर्यावरण में एक्स्ट्रा कार्बन गया ही नहीं। तो ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं नीला हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन। यानी इसमें आपने उपयोग तो फॉसिल फ्यूल ही किया, लेकिन जो प्रदूषण हो रहा था उसको आपने कैप्चर कर लिया, उसको आपने पकड़ लिया, उसको आपने छुपा लिया। तो ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। क्लियर हो रही मेरी बात, रिप्लाई करो। यस सर। और अगर आपने हाइड्रोजन बनाया लेकिन जो आपने ऊर्जा यूज की वो आपने ऊर्जा बनाई थी अक्षय ऊर्जा से, इसका मतलब आपने जो ऊर्जा बनाई थी वो बायोमास से बनाई होगी, या सोलर से बनाई होगी, या विंड से बनाई होगी, या हाइडल यानी पानी से बनाई होगी, ठीक है, या टाइडल समुद्र की लहरों से बनाई होगी। तो अगर ये सारी अक्षय ऊर्जा है, मतलब इनका हमने उपयोग किया तो हमने अपने पर्यावरण को खराब नहीं किया। तो अगर इन साधनों से बनाई हुई एनर्जी से आपने हाइड्रोजन बनाया तो वो हाइड्रोजन कहलाता है ग्रीन हाइड्रोजन। देखो इनका रंग नहीं है कि इसका रंग नीला हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ये इनकी टर्मिनोलॉजी है। यानी अगर आपको हाइड्रोजन का उपयोग करना है अपने देश में तो कोशिश करिए आपका हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 नाम हैं, उनके पैदा होने से, जिस तरह वो पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह उनका जन्म हो रहा है, जिस तरह उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से उनके 3 अलग अलग रंग के हिसाब से नाम है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ये आपको जानना है, अगले 10 साल ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है, देखो भारत सरकार ने क्या बोला है पता है, 2047 तक, यानी जब हम अपने आजादी के 100 साल मना रहे होंगे तब हमारे देश में सारी ऊर्जा कैसे आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से। सारी ऊर्जा, यानी हमें अपनी बाइक भी चलानी होगी ना, कार भी चलानी होगी, तो पेट्रोल डीजल नहीं यूज करेंगे, हम इलेक्ट्रिक से चल रहे होंगे, हम सोलर से चल रहे होंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि 2047 जब हम आजादी के 100वां वर्ष मना रहे होंगे तब हम टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सरकार का टारगेट है, तो इसी टारगेट के लिए सब काम हो रहा है। यहाँ तक की बातें क्लियर है, रिप्लाई करिए। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो इस न्यूज से आपको ये चीज जाननी है।
ठीक है, तो सरकार ने बोला कि भाई हम 10% क्या हम इसको मिला ले, और एनटीपीसी को ठेका मिला कि एनटीपीसी तुम ये सब काम करो। तो एनटीपीसी जब जब एनटीपीसी ने क्या बोला, एनटीपीसी ने निविदा निकाल दी। निविदा को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। दुनिया भर के लिए निविदा, जैसे मान लीजिए मैं एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी हूँ, मुझे मान लो अपने ऑफिस के लिए 4 कुर्सियां चाहिए, तो मैंने एक टेंडर निकाल दिया, निविदा, कि भैया 4 कुर्सी चाहिए और मैं 1200 रुपये खर्च करूंगा। अब जो 1200 रुपये में 4 कुर्सी दे सकता है मुझे, प्लास्टिक की होनी चाहिए, ये साइज होनी चाहिए, गद्दा भी लगाना होना चाहिए, वो आ जाए, तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एनटीपीसी ने दुनिया भर के लोगों, देशों के लिए, दुनिया भर की कंपनी के लिए निकाल दिया ये, कि भाई हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिक्स करें, और ये ठेका मुझको मिला है, सरकार ने मुझको बोला है कि तुम ये करवाओ एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने ग्लोबल ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, मतलब दुनिया भर के देशों, कंपनियों के लिए निकाल दिया कि अगर आप में कुव्वत है, आप में आपके स्किल है, आपके पास एक्सपर्टीज है, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपको पेमेंट करेंगे, जो भी करेंगे। तो इसलिए न्यूज में आ गया। हमें नहीं जानना कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसको होने में 3-4 साल लगेंगे, लेकिन हमें जो जानना था हमने जान लिया कि हाइड्रोजन का उपयोग क्या है, हाइड्रोजन किस रूप में धरती में मिलता है, और हाइड्रोजन के प्रकार क्या है, ग्रीन क्या है हाइड्रोजन, ग्रे क्या है, और जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो क्या है। यहाँ तक की न्यूज क्लियर है? अगली न्यूज में चलें। यस। देखिए, हो सकता है आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ के लगे कि सर इसमें से तो शायद 2-3 सवाल ही प्रीलिम्स में आए, हो सकता है, या मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये जो दो फाटक है ना, ये आपको नौकरी देंगे। ये 2 फाटक आपको नौकरी देंगे, ये फाटक आपको नौकरी नहीं देता। ठीक है, तो कभी भी किसी भी स्तर में अपने जीवन में सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी मत करो। ऐसा नहीं कि जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक, हमारी ये तीनों तैयारी एक साथ होती है। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है, प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है, मेंस में ही पूछ सकता है, 200 वर्ड में, 150 वर्ड में। और पीएम गति शक्ति, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में पहुंचे और आपसे पूछा, अच्छा आप मध्य प्रदेश के मालवा से हैं, मालवा पठारी इलाका है, तो आप बताइए कि हमारे देश में बहुत बड़े पठारी इलाके हैं, बहुत सारे माउंटेनियस रीजन हैं, वहां पे सिंचाई के लिए आप क्या सोचते हैं, कोई ऐसी पद्धति है क्या? आपने कॉलेज का नाम लिख बोल बस दिया, आपके 10 नंबर यूं ही बढ़ गए। आप हो सकता है एसआई मतलब इंस्पेक्टर बन रहे हो, आपके 10 नंबर के चक्कर में आप डिप्टी डायरेक्टर बन गए। तो सिर्फ मैं प्रीलिम्स फोकस नहीं पढ़ाता हूँ, और प्रीलिम्स फोकस की ये क्लास नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ प्रीलिम्स फोकस पढ़ना है, तो भैया प्रीलिम्स निकाल के कोई नौकरी नहीं पाता, ये आपको पता ही होगा। चलते हैं अगली खबर पे। हमारे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया। ठीक, प्लान क्या है? पीएम फॉर प्रधानमंत्री गति। गति क्या होती है, कोई मुझे बताया कि गति का इंग्लिश में क्या मतलब क्या होता है? स्पीड। वेरी गुड। अब स्पीड हमें कहाँ देखने को मिलती है, कोई बताएगा? ट्रांसपोर्ट। बहुत बढ़िया, ट्रांसपोर्ट में। इसका मतलब ये जो स्कीम है, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो अपना सेक्टर है, उसके लिए कुछ होगी। और ट्रांसपोर्ट में गति कैसी होगी? भाई अगर मेरे पास कार है, मैंने 50 लाख की कार खरीदी है, लेकिन जिस रोड से मैं जा रहा हूँ वहां पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो 50 लाख की कार हो या 5 लाख की, वो रोड में तो चलेगी ही नहीं। इसका मतलब अगर हमें गति देनी है, तो हमें क्या अच्छा करना पड़ेगा? अपनी सड़क, रेल, अपने जो अपने बंदरगाह हैं, इन सबको अच्छा करना पड़ेगा कि भैया सड़क इतनी अच्छी हो कि प्रति घंटा औसत एवरेज 70 किलोमीटर की हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो पश्चिमी देश है और चाइना भी है, वहां पे एक ट्रक ड्राइवर एक दिन में 700 किलोमीटर ट्रक चलाता है, एवरेज 700 किलोमीटर एक दिन में। क्यों? क्योंकि वहां पे एवरेज औसत रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने अच्छे हाईवे है वहां पे। हमारे देश में एक ट्रक ड्राइवर औसतन दिन में 380 किलोमीटर ही चल पाता है दिन में, क्योंकि रात में चलता नहीं हो, दिन में इतना ही चल पाता है। ट्रैफिक है, गड्ढे हैं, ये है, वो है, टोल है, कहीं पुलिस वाला रोक लिया, कहीं हवलदार रोक लिया। अब आप खुद सोचिए, अगर चाइना में कोई माल 1400 किलोमीटर जाना है तो 2 दिन में पहुंच जाएगा, और हमारे यहाँ 1400 किलोमीटर जाना है तो 4 दिन में पहुंचेगा। अब 4 दिन में पहुंचेगा तो पेट्रोल भी ज्यादा खाएगा, ये ड्राइवर का 4 दिन की मेहनताना बनेगा, तो उससे क्या होता है, माल महंगा हो जाता है। तो मोदी जी ने बोला कि नहीं भाई, हमें अपनी गति बढ़ानी है,
गति मतलब हम चाइना की टक्कर नहीं ले सकते, हम अमेरिका की टक्कर नहीं ले सकते कि इतनी अच्छी रोड बना दो, इतने अच्छे ट्रक बना दें कि वो 700 किलोमीटर एक दिन में चले जाए। तो 380 को कम से कम 500 तो करो, 550 तो करो। तो इसका मतलब रोडें अच्छी करनी पड़ेगी, रेलवे की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी औसतन रफ्तार पता है कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा औसतन, क्योंकि 2 घंटे चलती 4 घंटे खड़ी रहती है। सरकार ने इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। और कभी कभी खबर आ जाती है कि ये मालगाड़ी एक 100 किलोमीटर का के दायरे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चली तो न्यूज बन जाती, क्योंकि न्यूज बनने लायक चीज ही है। हमारे यहाँ औसत रफ्तार बहुत धीमी है। आप अपने मध्य प्रदेश में देख लो, कितने हाईवे ऐसे कि जहाँ पे आप अपनी कार 100 की रफ्तार में चलाते हो, 100 की रफ्तार में चलाओगे तो सीधे भगवान को प्यारे हो जाओगे। लोग कटाक्ष करते हैं कि भाई इतनी तेज मत जाओ, लेकिन कटाक्ष क्यों भाई, रोड ऐसी बनाओ ना। विदेशों में तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कार चलती, फिर भी एक्सीडेंट नहीं होता। तो मोदी जी का यही कहना है कि साहब हम इस क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 100 लाख करोड़ रुपए। और अपनी सड़क, अपनी रेल, अपने बंदरगाह को तेज करेंगे कि माल विदेशों से भी आ रहा है। जैसे माल मुझे पता है कि मैंने अमेरिका से कोई चीज मंगाई है, मुंबई आ गई, मुझे इंदौर में चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि 2 दिन के अंदर आ जाए, क्योंकि दूरी कहाँ है? मुंबई इंदौर की दूरी 500 किलोमीटर। 2 दिन ठीक है, लेकिन हो सकता है मुंबई से इंदौर आने में 5 दिन लग जाए, क्योंकि 3 दिन तक तो वो माल बंदरगाह में ही पड़ा है। वहीं पे 10 तरह के कागज पत्र चेक हो रहे हैं, क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा। इससे क्या होता है, ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक स्तर में हमारी रैंक बहुत फिसड्डी हो जाती है। किस देश में तो माल पहुंचाना, या मान लो पीथमपुर से कोई माल मुंबई होते हुए अमेरिका जाना है, तो पीथमपुर से मुंबई पहुंचने में 2 दिन लग जा रहा है उसको, फिर मुंबई में 3 दिन खड़ा है उसका जहाज, फिर मुंबई से चला, फिर पहुंचा वो लंदन। तो हमारी रैंक बहुत ज्यादा खराब है। तो मोदी जी ने बोला कि हम पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान ला रहे हैं, जिसमें हम 100 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे और हम अच्छे अच्छे अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका? अच्छी रोड बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छे बंदरगाह बनाएंगे। वही एक तुलना मैंने कर दी कि एक अमेरिका का ट्रक ड्राइवर एक दिन में 700 किलोमीटर चलता है, हम 380 भी नहीं चल पाते। तो इसको हमें बढ़ाना है। तो पर न्यूज क्लियर सर, हुई? रिप्लाई करिए। सर हाँ सर पर बंदरगाह क्यों कर रहे हैं? बंदरगाह में तो समुद्र में चलता है ना जहाज, वहां का अरे तो गड्ढे। वही तो मैंने तुलना की आपको, लंदन से कोई माल आया, बंबई तक आने में तो टाइम नहीं लगा, लेकिन बंबई में बंदरगाह में 4 दिन खड़ा रह गया। कभी ये कागज चेक हो रहा, कभी वो चेक हो रहा, जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसके लिए 6 घंटे लग रहे। तो अल्टीमेटली माल लेट हो रहा है ना। हर चीज को हमें वर्ल्ड क्लास बनाना है कि अगर वही माल अगर चाइना के बंदरगाह में उतर रहा है तो उसको बंदरगाह में 3 घंटे के अंदर वो फ्री हो जा रहा है। फ्री मतलब 3 घंटे के अंदर वो माल बंदरगाह से बाहर निकल कर ट्रक में लोड हो गया, तो हमें भी 3 घंटे में आना है। इसीलिए तो सब काम किया जा रहा। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। Yes, sir. इसीलिए मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा समझो, फील करो। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत सरकार ने 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए हैं आज से 4 साल पहले। एक का नाम है भारतमाला, एक का नाम है सागरमाला। ये क्या है सागरमाला, भारतमाला? भारतमाला में देश भर के सारी जो सड़कें हैं उसको अच्छी तगड़ी करना है, बहुत रफ्तार में, बिल्कुल हाईवेज हो, सुपर हाईवेज हो, एक्सप्रेस हो। और सागरमाला में जो हमारे बंदरगाह हैं उनको हमें बेहतरीन अच्छा करना है। उनकी पार्किंग भी बढ़ानी है, वहाँ पे स्टाफ बढ़ाना है, वहाँ पे क्लीननेस बढ़ाना है। जहाँ पे बाबू का काम है वहाँ पे बाबू को हटा के QR कोड लगा दो। जो काम आधे घंटे में चेक हो रहा है उसको 5 मिनट में करो। माल टाइम से आए, टाइम से उठे जाए। ठीक है, तो भारतमाला सड़कों के लिए, सागरमाला बंदरगाहों के लिए। अल्टीमेटली हम अपनी गति बढ़ाना चाह रहे हैं और गति हमारी बढ़ नहीं रही। हाँ, रोड कनेक्शन अक्रॉस इंडिया, खासकर बड़े हाईवेज, नेशनल हाईवेज, वो भारतमाला में आ रहे। ठीक। और सागरमाला में क्या है कि जैसे मान लो पीथमपुर है, पीथमपुर से मैं बंबई भेजना है, तो पीथमपुर से बंबई शहर तक तो आप किस रोड से गए? भारतमाला से। लेकिन बंबई शहर से जब आपको बंदरगाह जाना है तो बीच शहर में तो बंदरगाह होगा नहीं, समुद्र किनारे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सड़कें होंगी वो किसमें बनेंगे? सागरमाला में। यानी सागरमाला में अल्टीमेटली आपको समुद्र से कनेक्ट करना है, ये है सागरमाला। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे बंदरगाह हैं, हमारा बंदरगाह दुनिया भर के बंदरगाह से रहे, कनेक्टेड रहे, ये है सागरमाला। ठीक है।
और अब वो ढंग से काम नहीं कर पाया, इसीलिए तो फिर ये नया लगाना पड़ा, चालू करना पड़ा, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक है, ये सारा कहानी है। क्लियर हो गई मेरी बात? रिप्लाई करूं? और ये पूरी यहीं पे वो सारी जी रामायण सर। लिखी है जो मैंने समझा दी कि अगर तेज रफ्तार रहेगी। अब क्या रीजन था नहीं हो पाई, आप बताओ क्या रीजन होगा? मुझे सड़क बनानी है, मुझे पीथमपुर से मुंबई सड़क बनानी है, एक तो बनी है, एक और बनानी है मान लीजिए। क्या रीजन होगा? मुझे रीजन बताइए कि क्यों लेट हो गया। लैंड हाँ बताओ का बताओ। अधिग्रहण कर। मुझे पीथमपुर से मुंबई एक स्पेशल सड़क बनानी है जिसमें सिर्फ ट्रक ही चले। हाँ वेरी गुड, पीपल कोऑपरेशन, लैंड एक्विजिशन, बहुत बढ़िया। नई सड़क बनाएंगे तो किसी ना किसी के खेत से तो जाएगी ना, फिर खेत वाला बोलेगा हम जमीन नहीं देंगे। बहुत सी चीजें हैं। फिर बीच में मान लो पहाड़ आ गया, अब पहाड़ को काटना है, फिर पहाड़ को काटने गए तो जो पेड़ लगे हैं उसको उसको उसका क्या करें, हरे हरे पेड़। फिर पर्यावरण वाले आ गए, पेड़ मत काटो, पहाड़ मत काटो, ये वो। फिर मालूम चला थोड़ी आएंगे तो आदिवासी लोगों का शहर आ गया, बस्ती आ गई, वो अड़ गए कि आप हमें कर रहे हो। फिर सरकार की फंडिंग नहीं आई। फिर मालूम चला कि पीथमपुर से मुंबई जा रहे हैं तो बीच में महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में मान लो दूसरी सरकार है, कांग्रेस की या किसी और की, वो अड़ गई, ये तो बीजेपी का प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से लेट हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट। सॉल्यूशन क्या है? बातचीत, बातचीत करो, सबको बुलाओ, सबसे बातचीत करो, बातचीत सॉल्यूशन। भाई मैं किसान हूं, मेरे खेत से आप हाईवे निकालना चाहते हैं तो क्या क्या मुझे बुराई होगी? बस मैं यही बोलूंगा साहब, मेरे खेत का प्रति एकड़ रेट 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए दे दो मुझे। 2 एकड़ से ये 2 ले लो, 5 ले लो। फिर सरकार बोलती नहीं नहीं, हम तो आपको सरकारी रेट देंगे 5 लाख रुपए, और जबकि मेरे खेत का एक्चुअल रेट तो 25 लाख है, तो किसान क्यों देगा अपनी जमीन? तो फिर सरकार भी थोड़ा आगे बढ़े, किसान भी थोड़ा कम हो। भाई किसान से आप उसकी जमीन छीन रहे हो, उस जमीन में वो खेती करता था, साल के 5 लाख की फसल निकालता था, अब तुम उस जमीन का ही बोल रहे 5 लाख। तो ये सब चीजें हैं बातचीत करके, नेगोशिएशन करके। आदिवासी लोग अड़ेंगे कि भाई हमारी जमीन क्यों खींच रहे, ये क्यों। आदिवासी को समझाओ, फ्लैट दो, घर दो, नौकरी दो, ये दो, वो दो, सब चीजें। यही सॉल्यूशन है और क्या। कोई भी न्यूज, कोई भी परिस्थिति का जवाब ना मिल रहा हो, अपने ऊपर सोचो, मैं होता तो मैं क्या करता। अपने ऊपर सोचो, बहुत जल्दी जवाब भी मिलेगा और बहुत जल्दी आप आंसर लिख भी लोगे। आप कभी अटकोगे नहीं, क्योंकि रटोगे तो अटकोगे, रटना है ही नहीं। मंगल ग्रह की कहानी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, भारत की कहानी पढ़ रहे हैं, इसी धरती की कहानी पढ़ रहे हैं। तो धरती में हमारे आप जैसे लोग हैं, कोई नया चीज थोड़ी ना कर रहे हैं। चलिए, नई खबर आई है। खबर है कि रामसर साइट 4 मिली है देश को। खबर अच्छी भी है, बुरी भी है। एक जैसे मैंने बोला, आपके घर के 2 बच्चों को कोरोना हो गया है। मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, मैं आया, मैंने बोला आपके घर के 2 बच्चे ने टेस्ट कराया है, उनको कोरोना हो गया। तो आपको सुन के लगा अरे यार दुख हो गए, दुखी हो गए, आपके बच्चों को कोरोना हो गया। फिर मैंने पीछे से बोला कि ठीक है, लेकिन इनका सारा खाना खर्चा रहना सब सरकार उठाएगी, और जब घर आएंगे ना 2-2 हजार रुपये भी देगी। तो आप खुश हो गए कि वाह। अगले पल आप खुश हो गए ना कि चलो ठीक है यार, खर्चा बच गया अपने घर का, बीमारी भी ठीक हो गई और पैसा भी मिलेगा। तो बस ऐसा ही कुछ है। ये जो रामसर साइट आई है कि 4 नई रामसर साइट बनी है, तो खुशी की भी खबर है, दुख की भी खबर है। क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहली चीज तो रामसर, रामसर नाम का एक शहर है। रामसर कहाँ है ये शहर? ईरान में। ईरान जिसका पुराना नाम पर्शिया है या फारस था। अच्छा, अब रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट क्या ईरान का कोई शहर है? ईरान के शहर में ऐसा कुछ है? नहीं। 2 फरवरी 1972 को इस रामसर शहर में एक बैठक हुई और दुनिया भर के देशों को बुलाया गया। दुनिया भर के जो भी पर्यावरण मंत्री थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर, उनको बुलाया गया और बोला गया भाई हमारी इस धरती में जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स, वेटलैंड्स मतलब जो
12 महीने गीले रहे, ऐसा नहीं कि उसमें पानी बहे, ऐसे बस गीले रहे, उनमें नमी रहे। दलदल भी वेटलैंड्स है, वेट मतलब गीला या उसमें नमी है। जो वेटलैंड्स हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताया गया भाई कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बोले भाई ये जो पानी है ना, इस पानी में या इस नमी वाले एरिया में बहुत सारे पेड़ उगते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां उगती हैं, कई बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता बहुत सारी होती है। ये जो गीली जमीन होती है वाटर टेबल मेंटेन करके रखती है। जहाँ भी गीली जमीन होती है वहाँ सूखा नहीं पड़ता, खेती अच्छी होती है। जहाँ भी गीली जमीन होती है वहाँ पे इस तरह के बतख बगलों को छोटे छोटे कीड़े मिल जाते हैं खाने के लिए। जहाँ भी गीली जमीन होती है उसके आसपास की जमीन बड़ी उपजाऊ हो जाती है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस तारीख को यह कहा गया कि लेकिन मानव, लेकिन ह्यूमन, तुम इतने लालची हो कि तुमने इस गीली जमीन पे अपने घर का कचरा फेंक दिया, अपने घर का दूध की पन्नी फेंक दी, तुमने यहाँ पे कचरा डाला, तुमने यहाँ पे मिट्टी डाली, तुमने इसको गंदा कर दिया। तुमसे रहा नहीं गया तो तुमने इस गीली जमीन पे पत्थर डलवा के, मिट्टी डलवा के इसको भाट दिया, इसको कवर अप करके यहाँ मल्टी तान दी तुमने। तुमने घर बना दिए, यहाँ पे जमीन तक को बेच दिया तुमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव ने वेटलैंड्स को खराब किया, और वेटलैंड्स की मैंने महत्व जो उसका इंपॉर्टेंस वो बता दिया। तो ये इस बैठक में हुआ, पूछा गया कि भाई अब क्या करें, करे तो क्या करे, क्या बोले तो बोले क्या। तो इन्होंने बोला कि हम दुनिया भर के ऐसे ऐसे वेटलैंड्स, जैसे हमारे एमपी का एक वेटलैंड है जिसको कहते हैं तालों में ताल, भोपाल ताल, जिसे हम कहते हैं भोज ताल, भोपाल की तलैया, ये रामसर साइट में आती है। तो इन्होंने बोला कि हम दुनिया भर के देशों में ऐसी ऐसे वेटलैंड्स को चिन्हित करेंगे जो कि मानव की एक्टिविटीज के द्वारा प्रोन है, मानव की एक्टिविटीज के द्वारा खतरे में है, और अगर हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मानव उसको खत्म कर देगा, उसमें मिट्टी डालकर क्रिकेट मैदान बना देगा, फुटबॉल खेल देगा वहां पे, वो जमीन खत्म कर देगा वो। तो हमें ऐसी जमीनों को बचाना है। तो कोई भी वेटलैंड अगर रामसर साइट में आ जाता है तो पहली बात तो ये बुरी खबर है। बुरी खबर क्यों? क्योंकि वो वेटलैंड संकट में है, वो वेटलैंड को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को, एनजीओस को, सिविल सोसाइटी को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आसपास के इंक्रोचमेंट हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा और वो वेटलैंड खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे तालाब तलैया आपके घर के आसपास थे, लेकिन आज वहां मल्टियां बन गई। तो फिर इस बैठक में बोला गया यार ऐसे तो बहुत सारे तालाब तलैया है यार, क्या सबको तुम वेटलैंड का दर्जा दे दोगे क्या? बोला नहीं, ऐसे वेटलैंड जिनकी अधिकतम गहराई 6 फीट तक है, अधिकतम डेप्थ 6 फीट तक है, सॉरी अधिकतम नहीं, मिनिमम गहराई 6 फीट की है, वही वेटलैंड में आएंगे। ऐसा नहीं कि मालूम बारिश में कहीं गड्ढा भर गया और आपने बोला वेटलैंड है। तो अब सवाल है कि क्या न्यूज है। तो मेरे देश में 4 ऐसे आर्द्र भूमि वाले एरिया हैं जो रामसर साइट में आ गए। इसका मतलब पहली चीज तो वो संकटग्रस्त है और उनको उनको ज्यादा टेंशन की जरूरत है। तो अभी तक मेरे देश में टोटल 42 साइट्स थी, 4 जोड़ दिया तो अब कितनी हो गई? 46। और रामसर साइट में आना इसका मतलब उस राज्य सरकार का जिम्मेदारी है, यहाँ की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो वेटलैंड है इसकी सुरक्षा करे, कोशिश करे कि लोग इसमें ना जाएं, इसको खराब ना करें, इसमें कचरा ना फेंके, इसमें मिट्टी न डालें, इसमें अपने नाला नाली का पानी ना डालें, इसमें अपने घर का पन्नी ना फेंके। तो वेटलैंड में किसी भी आर्द्र भूमि का आना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए कि हमने अपने देश के वेटलैंड को खराब कर दिया, तब जाकर रामसर को हमको डंडा मारना पड़ा कि भैया हम इसको रामसर साइड में डाल रहे हैं, नाउ यू हैव, दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको बचा के रखें, मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अच्छी बात यह है कि अगर रामसर साइट में आ गया, जैसे भोपाल ताल रामसर साइट में, तो देखिए भोपाल ताल कितना मस्त है, बिल्कुल पानी है, बेहतरीन, बोटिंग करिए। अगर ये रामसर साइट में नहीं होता तो भोपाल वाले इसमें मिट्टी डाल डाल के यहाँ मल्टी बना लेते। क्लियर हो रही मेरी बात? अप्लाई करो। जी सर। Yes, sir. इसीलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। आपके मध्य प्रदेश में एक ही रामसर साइट है जो कि भोपाल का तालाब है। अब कौन सी मिली है ये आपको नहीं याद करना, क्योंकि आपकी एमपी की है नहीं, और इस तरह ये बढ़ती रहती है। मानव बास तो आ नहीं रहा है अपनी हरकतों से, वो खराब करने में तुला हुआ है।
अभी 6 महीने पहले 10 रामसर साइट बढ़ गई, पहले मेरे पास 32 ही थी, एक झटके में 42 हो गई, फिर अब 4 हो गए, तो ये बढ़ते रहेंगे। इसको आपको नहीं जानना है, चाहे पढ़ना हो तो पढ़ लेना कि गुजरात को में थोल और वाधवाना और सुल्तानपुर और भिंडवास हरियाणा के, ठीक है। अभी मेरे पास 46 रामसर साइट है, ये याद रखो। और भैया रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब पर्यावरण एनवायरमेंट, तो किसके अधीन चलेगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन रहेगा। अब इनकी जिम्मेदारी है कि इसको बचाएं, नहीं तो रामसर जो है कन्वेंशन हुआ था ईरान में ना, वो इनको डंडा मारेगा, वो इनको डंडा मारेगा, ठीक है। तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी क्या है, इसमें तारीख ना लिखी, 2 फरवरी नहीं लिखी होगी, ठीक है। और रामसर साइट किसी का आने का मतलब ऐसा नहीं कि अब देश चाहे तो उसको बर्बाद कर दिया, वो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि हो गई है, उसको बचाना सबका काम है। अगर भारत सरकार काम नहीं करेगी तो ऊपर डंडा पड़ेगा, भाई करते क्यों नहीं हो यार, और जरूरी क्यों है ये आप जान ही गए हो। ये सारी मैंने कहानी बताई थी आपको, क्लियर हो गई न्यूज? रिप्लाई कर दो। यस सर। जी सर। ठीक है, तो अपने एमपी के जान लो एमपी वालों, और बस इतना जानो कि 42 है, क्या है रामसर, क्या है, क्यों है, ये सब ध्यान दिए। अगली न्यूज है CSIR अरोमा मिशन की। अरोमा मतलब होता है महक, अच्छी महक, अच्छी सुगंध। हम लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, वो तो केमिकल्स होता है। इत्र, इत्र, इत्र जो होता है वो मोस्टली इत्र जो है वो फूलों से बनता है। और जो मेहरून निसा रही हैं, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, उनकी जो माँ है, उनको हम मानते हैं कि उन्होंने इत्र की खोज की थी। खैर, तो अरोमा मतलब आप समझ गए, एक महक, अच्छी महक। और अरोमा का मार्केट बहुत तगड़ा है, हर कोई इत्र लगाता है, इत्र नहीं तो परफ्यूम तो लगाता ही है, लेकिन परफ्यूम केमिकल्स होता है जो हमारी बॉडी को भी खराब करता है। हम तो लगा लेते हैं कूद के, लेकिन अल्टीमेटली हमारी बॉडी को में इचिंग हो जाता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है इत्र लगाइए, और सीधे अपनी स्किन में कुछ मत लगाइए, जो लगाना है कपड़े में लगाइए। यानी अरोमा बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और दुनिया के सबसे बेहतरीन परफ्यूम चाहिए तो आप फ्रांस जाइए, फ्रांस के परफ्यूम बहुत बहुत बढ़िया है, या दुनिया भर में उनकी धाक है, और मार्केट बहुत बड़ा है। अगर हम इसमें अच्छा कर जाएं, अच्छी अच्छी सुगंध बनाएं, तो हम दुनिया को ही बेचें, हम भी अगले फ्रांस बने, ठीक। CSR नाम की संस्था है, इसको हमारे देश की कहते हैं हाईएस्ट रिसर्च बॉडी, देश की सर्वोच्च अनुसंधान संस्था, ठीक है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है ये हर चीज में रिसर्च करती है, मोटे तौर पे हर चीज में रिसर्च करती है। खाना हो गया, कपड़ा हो गया, ये हो गया, सब्जी भाजी सब में रिसर्च करती है CSIR। यहाँ तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी रिसर्च करती है, असल में पूरी रिसर्च है, इसका नाम में रिसर्च लगा हुआ है। तो इसने शुरू किया CSIR अरोमा मिशन। अरोमा आप लोग समझ गए हैं, अच्छी सुगंध, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू साइंस एंड टेक वेबिनार, इसने वेबिनार, वेबिनार तो आप लोग जानते हैं, मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ, तो एक तरह की वेबिनार तो है ये। तो इसने बोला कि भैया हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो CSIR ने बोला कि हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं कि भाई देश के जो भी युवा साइंटिस्ट हैं या युवा जानकार लोग हैं, अगर वो इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़िए, और अरोमा हम बनाएंगे, अच्छी अच्छी सुगंध बनाएंगे। और हमारे देश में जम्मू कश्मीर अपने इस चीज़ के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के इत्र बड़े फेमस है, और जम्मू कश्मीर में कई विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं बाकायदा, वहाँ पे तो रोज वैली है, जैस्मिन वैली है, ठीक है। तो हम अगर अपने फूलों से, जैसे अभी आप सिंपल सी देखिए, दिमाग लगाइए, आपने फूल लिया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को चढ़ गया, फिर फूल क्या, वो फूल फेंक दिया गया। कई कई मंदिरों में उस फूल को वापस समेटते हैं, फिर उसका चूरा बना के उससे अगरबत्ती बनाते हैं। लेकिन अगरबत्ती उस फूल की, आप फूल की आखिरी डेस्टिनेशन अगरबत्ती नहीं थी। अगर उस फूल का इत्र निकाल के, उसकी सुगंध, उसका रस निकाल के आप परफ्यूम बनाते और उसको बेचते 500 रुपए का 20 ml, वो फूल वर्थ होता, लेकिन आपने उसकी अगरबत्ती बना दी। तो सरकार ने एक पर्पल रिवॉल्यूशन चलाया। पर्पल रिवॉल्यूशन मतलब इससे हम देश में इत्र व्यापार जो है, सुगंध वाला एरोमा वाला व्यापार है, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसके लिए पूरा मिशन चलाया गया CSIR का। और CSIR के बारे में अब जान लेते हैं। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? रिप्लाई कर दो, अरोमा क्या है, मिशन क्या है, पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है। यस सर। जी सर। देखो, तो CSIR के बारे में थोड़ी सी बात जान लो, ठीक है। और ध्यान रखो, ये MP में अरोमा मिशन नहीं चल सकता। MP में इतने अच्छी तरीके के फूल नहीं होते कि इतनी महक दे। हमारे यहाँ गेंदा का फूल होता है ना, उसका कोई इत्र नहीं बनता। यहाँ रोज है, जैस्मिन है, लिली है, इन सब के बनते हैं। तो जिन जैसे खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालय के जो तलहटी, वहाँ पे एक तो बाकायदा वैली ऑफ फ्लावर्स है पूरा हिमाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी।
तो वहां के लिए है, और उनसे हम ऑयल निकाले, यानी जो फूल है उससे उसका जो रस निकाल लें और उससे हम बना सकते हैं। बहुत डिमांड है, दुनिया भर में डिमांड है इसके, अगर हम बना सके तो। ठीक है, और यही बताया कि अगर हम ये कर सके तो हम 500 टन के तेल निकाल सकते हैं, जो कि लगभग 60 करोड़ के हो सकते हैं। और अगर हम इसमें काम करें तो सरकार का एक पूरा चार्ट है कि हम कैसा करेंगे, क्या होगा, जब करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अब CSIR के बारे में थोड़ा सा जान लो। 1942 की बनी हुई संस्था है और मेरे देश की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है, सबसे बड़ा, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, प्रधानमंत्री ऑफिस के अधीन। कहने को ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय उसके अधीन है, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। ये एक सोसाइटी के रूप में काम करता है, और हमारे देश में सोसाइटी का जो कानून है वो 1860 का है। जो हमने कल देखा था नेशनल हेल्थ एजेंसी, जो कि आयुष्मान भारत को क्रियान्वयन करवा रही, वो भी एक सोसाइटी है इसी के तहत। इसके बारे में दिया है कि देश भर में इसकी प्रेजेंस है, इतनी लेबोरेटरी है, ये है, मतलब कुल मिला के देश की सर्वोच्च, देश की हाईएस्ट रिसर्च बॉडी है, और हर चीज में रिसर्च करती है। काहे का स्पेस, काहे का साइंस, काहे का मेडिसिन, दवाइयाँ, माइनिंग, हर जगह रिसर्च करती है। ये शक्तिमान है CSIR, इसमें हर तरह के साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, और दुनिया की बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वर्ल्ड की बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसका नाम आता है CSIR का। बहुत सारे पेटेंट है इसके नाम पे, और कई बार इसने गौरवान्वित किया है भारत को। अब ये चलते हैं, अब ये सवाल अटेम्प्ट करो आप। गति शक्ति मास्टर प्लान मोदी जी ने बोला है, वो किस क्षेत्र के लिए है? बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना। और ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे तो सड़क, सड़क के लिए, रेल के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए, परिवहन के लिए, है ना। अगली न्यूज, अगला सवाल, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में बात की गई है। पहला बोल रहा है कि ये जो योजना है ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गलत, क्योंकि ये तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधीन आती है। ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा है कि इसी का एक ग्रामीण संस्करण है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ग्रामीण कौशल्या योजना, जो कि कौशल्या मतलब महिला, कौशल्या योजना, और जो कि कृषि के अधीन आता है। ये भी गलत है, क्योंकि कृषि के अधीन नहीं आता। भाई इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? कौशल, कौशल्या और ग्रामीण लगा हुआ है। तो हमारी एक मिनिस्ट्री, उसका नाम है रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है, इसके कुछ समय पहले तक नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री थे, उसके अधीन आता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, तो अर्बन वाला किसके अधीन आता है? शहरी आवासी के अंदर। और जो उसका ग्रामीण संस्करण है वो किसके अंदर आता है? ग्रामीण के अंदर। कारेज सिस्टम, कारेज, ये हाल ही में न्यूज में आया। ये किस देश में आपको देखने को मिलेगा? कारेज, कारेज सिस्टम किस देश में? अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्या है कारेज कैसा? और अगर अपने देश में देखना है आपको तो कर्नाटका चाहिए, गुलबर्गा चाहिए, और वहां पे देख लीजिए, वहां भी कारेज सिस्टम लगा हुआ है।